सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिजिक्स करंट में। और आज मैं इसमें एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि एक थ्योरेटिकल लेक्चर सीरीज होगी, जिसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वर्क, पावर और एनर्जी के। तो इस चैप्टर को स्टार्ट हम करते हैं फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्क। तो आज की और अगली क्लास जो चलने वाली है वो वर्क से ही रिलेटेड चलने वाली है। तो वर्क होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? इसका बेटा एक कोई बहुत छोटा सा डेफिनेशन नहीं है, ये एक बहुत स्मॉल टर्म नहीं है, इट्स अ बिग टर्म। मतलब इसका मीनिंग समझने अगर हम जाएं तो अपने को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अपने सिलेबस को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस है वो हमें समझनी ज़रूरी है, जो कि वर्क को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है। वर्ग को डिफाइन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें पहला जो चीज़ है दैट इज़ फोर्स, दूसरी चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट, राइट, और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल होगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इसमें हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एक तो फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, और मैं इनका मैग्नीट्यूड करता हूँ जो वो डॉट प्रोडक्ट की तरह करता हूँ। ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिस इज ए बी कॉस थीटा। तो चलिए इसमें बात ही करते हैं कि वर्क की जो डेफिनेशन है, जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों हुआ, या इसका वैल्यू एफ डी कॉस थीटा क्यों हुआ? मैं एफ डी कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में एफ डॉट डी ही लिख पाता हूँ, राइट। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन, एक टॉपिक आप समझ लीजिए पहले, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। दिस एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। तो इस थ्योरम का नाम आगे जाके हम देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चैप्टर में शुरू यहाँ से कर रहा हूँ, राइट। अभी एनर्जी में कुछ बातें क्लियर तो नहीं की है मैंने, लेकिन काइनेमेटिक्स जो कि इससे जस्ट पहले हम पढ़ चुके होते हैं, काइनेमेटिक्स प्लस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें एक चीज़ बड़े क्लियरली बताई जाती है फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, कि तीसरी इक्वेशन कहती है वेलोसिटी का स्क्वायर करके जो डिफरेंस मिला मुझे, ये यू जो वेलोसिटी थी ये t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी, एंड दिस v इज वेलोसिटी एट टाइम t। ये जो डिफरेंस है स्क्वायर करने के बाद ये बराबर होता है 2a s के। तो बच्चे इसमें एक डिस्प्लेसमेंट वाली जो टर्म है वो आपको यहाँ पे दिख पा रही है, दिस s इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड ये जो a है, ए को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन। और ये इक्वेशन मैं तभी अप्लाई कर सकता हूँ जब ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर सेकंड लॉ में हम जाएं, जो कि लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, ये कहता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एफ अपॉन एम। ये जो फोर्सेस हैं ये कौन से फोर्सेस हैं, ये किसी पार्टिकल पे बाहर से लगने वाले फोर्सेस हैं, मतलब ये एम मास पे बाहर से लगने वाला फोर्स है। तो मैं अगर एक पार्टिकल का मास एम लूँ और उस पर लगने वाला नेट फोर्स एफ लूँ, न्यूमेरिकल्स में एफ एक से ज़्यादा फोर्स हो सकता है, मतलब एफ ही नहीं दिखेगा आपको, मोर देन एफ भी हो सकता है। ऑब्वियसली एफ के साथ वो वेक्टर सम होगा। एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि थर्ड इक्वेशन है, आई एम गेटिंग टू एफ अपॉन एम इंटू एस। अब बेटा ये एम की मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, ये आपको मिल चुका होगा 2 ऑफ एफ एस, राइट। 2 को आप रीअरेंज कीजिए फर्दर, तो 2 ये डिनोमिनेटर में जब आएगा तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड में टर्म आ रही है वो बेटा यही तो टर्म आ रही है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वर्क के कंसेप्ट में लिखी हुई है, वर्क के फॉर्मूले में लिखी हुई है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल अपन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में
ये हमें काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस मिल चुका है। बेटा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, मैं इसका सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत डिटेल में मैं आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं बोल रहा हूँ। So this is half m into v square. This is the energy due to virtue of motion. तो एक पार्टिकल के जिसका m मास है उसकी वेलोसिटी v है आफ्टर टाइम t. So this is a final kinetic energy and initial kinetic energy can be written as half m u square. तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए यही तो मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। सो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, एक्चुअल में जब हमने F फोर्स अप्लाई किया होगा S डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू F इनटू S। अब बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट होना चाहिए ये भी कैसी क्वांटिटी होना चाहिए? इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हमें मिलने वाला है इट मस्ट बी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इवन डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, राइट। सो हम इसको हमेशा कैसे लिखते हैं वर्क को? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूँ। वर्क is defined as dot product of force vector या फोर्स लिखें सिर्फ आप, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अब लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस और एफ डॉट डी। अब देखिए वर्क एक्चुअल में किसने किया, वर्क में क्या कोई टाइम इंटरवल लगा या वर्क किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन हुआ है? तो बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे एक ब्लॉक को कंसिडर करें, लेट देयर इज अ ब्लॉक और इस ब्लॉक के ऊपर मैं कॉन्टिन्यूसली का मतलब है मैं पूरे पाथ में एक कांस्टेंट फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो बेटा मैं इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई करता हूँ, m अगर इसका मास होगा तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस में कितना आ चुका होगा, F अपॉन m आ चुका होगा। बेटा अगर मैं इसमें फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम मुझे ये ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है आपको 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। सेंटर टू सेंटर की अगर हम देखें तो सेंटर टू सेंटर ये वाला आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल था जिसमें कि ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। इस पॉइंट पे भी फोर्स का जो वैल्यू है वो एफ ही है। हर एक पॉइंट पे आप देखें तो फोर्स लगातार इसमें अप्लाई हो रहा है जो कि बाहर से अप्लाई हो रहा है। तो इनिशियली बेटा अगर ये रेस्ट में था तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। तो F अप्लाई करने से किस में चेंज आया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। ये डेल्टा का क्या मतलब है, दिस डेल्टा इज मीन फॉर चेंज, और चेंज हमेशा होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट। तो मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम पे। जब मैंने एफ फोर्स लगाया होगा तो बेटा एस डिस्प्लेसमेंट आई होगी और वेलोसिटी का जो चेंज आया होगा वो v माइनस यू का चेंज आया होगा। तो एक्चुअल में इनका जो डॉट प्रोडक्ट था यही हमने क्या डिफाइन किया था, वर्क है। और वर्क किसने किया है, वर्क किया है बाहर से एक एफ अमाउंट के फोर्स से। कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछे सर अंदर से वर्क नहीं हो सकता है क्या? यस, अंदर से एक जो कैपेसिटी होती है, एक इंटरनल कैपेसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती है तो उसी को अपन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस एम मास के पास इंटरनली ऐसा कुछ होता, कुछ ऐसे फंक्शनिंग हो रही होती, कुछ इंटरनल चेंज आ रहे होते, तो ये एम मास अपने आप ही तो इस पोजीशन में आ चुका होता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। हम देखते हैं टेबल के ऊपर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो अपने आप तो चलने नहीं लगता है ना कोई, ठीक है, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद ही चलता है। तो इंटरनल
फोर्सेस का जो वर्क डन अगर हो भी रहे हैं, इफ देयर आर इंटरनल फोर्सेस, उनका वर्क डन तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे। जबकि इंटरनल कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी के टर्म से, राइट। तो अगर हमारे पास इंटरनल कैपेसिटी है तो हम कुछ वर्क कर सकते हैं, या अगर हमारे ऊपर कुछ वर्क हुआ होगा तो एनर्जी का चेंज हुआ होगा, एंड दैट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क का कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन था। इसमें उम्मीद है मुझे कि हम एनर्जी और वर्क को रिलेट कर पाए, उसको हम समझ पाए हैं। अभी आने वाला जो लेक्चर है, या जो इसी लेक्चर में हम बात करेंगे आगे, वो हम 100% एफ डॉट डी पे बात करेंगे, एफ डॉट एस पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो अब हम वर्क डन बाय अ फोर्स पे बात करते हैं। एक्चुअल में वर्क कहना सही टर्म नहीं है। वर्क वर्क हो रहा है, आई थिंक इट्स नॉट राइट। वर्क डन बाय अ फोर्स कहना बिल्कुल ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स। अब फोर्स कितनी तरह के होते हैं? जनरली फोर्स दो तरह के हैं, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल वाला तो वर्क डन हम पहले ही बता चुके हैं, इंटरनल वर्क डन हमेशा जीरो रखेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस का जैसे ही जिक्र आया, मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम बाहर से लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक एफ फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से एक ब्लॉक के ऊपर। ये जो सेम डायग्राम है इसी को हम कॉपी कर सकते हैं आगे, इसको ही हम रिड्रॉ करते हुए अगर चलते हैं तो एक ब्लॉक के ऊपर मैंने एफ अमाउंट का फोर्स बाहर से दिखाना है। सो वी हैव अ ब्लॉक एंड बेटा इधर से एक एफ अमाउंट का फोर्स में मैं इस तरह से लगा लेता हूँ इंक्लाइन में, ठीक है। इसमें आपके सारे ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। दिस इज एफ। नाउ ये एंगल मैं आपको दे देता हूँ कि एफ अमाउंट ऑफ फोर्स जो हमने एग्जिट किया है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल पे एक्सिट किया है, एंड इस पार्टिकल का मास m था। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्वेश्चन तो बात की बात है कि कैसे सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है। तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो बाहर से फोर्सेस होंगे, एक तो बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन कौन इस पे एग्जिट कर रहा होगा? ऑफ कोर्स ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जिट कर रही होगी, राइट। एंड जो ग्रेविटी है, ये एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी में हो रहा है, तो ग्रेविटी इस पे mg का फोर्स एग्जिट कर रही है बाहर से, राइट। दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट, ठीक है। अभी एफ वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। इट विल बी एफ कॉस थीटा, एंड जो 90 माइनस थीटा के साथ आ रहा है ये बन जाएगा बेटा एफ साइन ऑफ थीटा। सो it can be resolved into two components along two perpendicular axes x and y, f cos theta and f sin theta. अब वर्क डन बाय अ फोर्स होगा, ठीक है। आप हमेशा इसको ऐसे ही बोलिएगा, वर्क डन बाय विच फोर्स। अगर यहाँ पे एफ कॉस थीटा देखें तो इसका जो वर्क डन होगा वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट टी होने वाला है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट मुझे दिखानी पड़ेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो ऑब्वियसली वर्क डन जीरो होगा। तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। ये सेंटर ऑफ मास जो था वो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आ चुका है, राइट, एंड दिस डी इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा मैं एफ कोस थीटा का वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो दो वेक्टर को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से? इट विल बी एफ डी कॉस थीटा। अच्छा स्ट्रिक्टली यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो थीटा एंगल है दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बना, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मैं बेटा ये वाले थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये थीटा तो उस एफ फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था। वो दूसरा जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। नाउ फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह डी लिख लूंगा, एंड इट विल बी कॉस जीरो। तो फाइनली मुझे वैल्यू क्या मिलती है,
एफ कॉस थीटा इंटू डी, एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये वाला एक्चुअली में एक मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ठीक है। इट कॉस थीटा इट इज जस्ट अ वैल्यू, उसको मैंने एफ से मल्टीप्लाई करना है तो एफ से थोड़ा सा मुझे कम मिलेगा, तो ये मुझे मिल जाएगा वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर अपन लोग वर्क डन बाय एफ साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं, ये तो पर्टिकुलर फोर्स का ही कैलकुलेशन आएगा ना, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा एफ साइन थीटा, ये बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया है अलोंग वाई एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट देखिए आप डी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट है ऐसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, और एफ साइन थीटा ऐड कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ का वर्क डन डायरेक्टली कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो इससे एक चीज़ हमें मिली, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स देन देयर वर्क विल बी 0। और एक बात आपको वेक्टर में भी सिखाई जाती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज 0। मतलब मैं आई डॉट जे अगर लिखूं तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। ऑब्वियसली आई वन जे वन कॉस थीटा 90 इट विल लीड टू 0, ठीक है। तीसरी चीज, इसी ऑब्जर्वेशन में अगर वर्क डन बाय एम जी निकाला जाए तो बेटा फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दिस इज मॉड ऑफ ए, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड होगा इनटू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो बेटा एम जी की डायरेक्शन आप देखिए, एम जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कितना एंगल बना पा रहा है, 90 डिग्री का बना पा रहा है। तो फोर्स की जगह मैं एम जी लिख लूँगा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट डी हो जाएगा, एंड कॉस 90 इसको 0 बना देगा। सिमिलरली वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये भी क्या बना देगा, एन इंटू डी इंटू कॉस 90, ये वाली वैल्यू भी हमें 0 मिल चुकी है। तो आप एक चीज़ याद रखें, व्हेन डिस्प्लेसमेंट, मैं वर्क से रिलेटेड कुछ और भी टर्म आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। व्हेन वर्क इज जीरो, व्हेन वर्क इज नॉन जीरो, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो चलिए इस डिस्कशन को आप ध्यान से सुनते रहिएगा। कंडीशन नंबर 1, व्हेन वर्क इज 0, तो इसकी कंडीशंस क्या क्या देखी अभी हमने। इफ थीटा विच इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90, तो ऑफ कोर्स वर्क की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाला है। जैसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये आया था हमारे पास, लास्ट डायग्राम आप बना चुके होंगे, एम जी इंटू डी इंटू कॉस 90। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन में बेटा लास्ट क्या बनाया था हमने, एन डी इंटू कॉस 90, ये भी 0, ये भी 0। क्या इसके अलावा कोई और केसेस और कुछ और केसेस हैं जहाँ पे वर्क डन की वैल्यू 0 आने वाली है? तो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन और कंसिडर कर रहा हूँ, उनके बेसिस पे आप ये देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। लेट देयर इज अ सिंपल पेंडुलम। अब बेटा ये सिंपल पेंडुलम में अगर मैंने एम मास हैंग किया हुआ है, ठीक, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक एम मास हमें हैंग किया हुआ है, और मास कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है, राइट। कुछ देर बाद ये एम मास इस पोजीशन में आ चुका है। अब आप यहाँ पे रस्सी को अगर देखें, स्ट्रिंग को देखें, तो स्ट्रिंग का कनेक्शन तो ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं इस एम मास का किसी भी पॉइंट पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करूं, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे करूं तो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, बेटा अगर इस पॉइंट पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो एम जी अगेन डाउनवर्ड, अगेन इस पॉइंट पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करूं तो एम जी इज अगेन डाउनवर्ड, ठीक है। ये सिचुएशन आप समझ पा रहे हो, हर एक पॉइंट पे एम जी का एक ही डायरेक्शन है। क्या एम जी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया है? नो, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एम जी। इवन एक वेक्टर का हम प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन प्लस उसका मैग्नीट्यूड
ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट रही तो ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो mg फोर्स है ये एक कांस्टेंट फोर्स है। और एक बात और ऐड करते हैं, वर्क की डेफिनेशन में हम लिख पा रहे थे एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैं तब लगा पाऊंगा जब फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होगा। सो दिस इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो आप अगर mg का वर्क निकालना चाहते हैं तो mg ऑब्वियसली एक कांस्टेंट यहाँ पे फोर्स निकल के आ रहा है। अच्छा, अगर आप टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम हर एक पॉइंट पे बनाएं तो टेंशन कैसा फोर्स आ रहा है बेटा, एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है या एक वेरिएबल फोर्स निकल के आएगा। तो आप टेंशन की डायरेक्शन देखिए, हर एक पॉइंट पे ये चेंज होती चली जा रही है। देखिए ये वाली चीज़ देखिए, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन देखिए, आप वर्टिकल के साथ ही देखिए वो थीटा चेंज हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो टेंशन का वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय टेंशन, वो मैं इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं एफ डी कॉस थीटा यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो टेंशन तो टी है, मतलब टेंशन का मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए ना अगर उस फोर्स को कांस्टेंट रखना है तो टेंशन का मैग्नीट्यूड और साथ में टेंशन का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। तो मैं टी बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, राइट। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि ये तो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए आपको मेथड अलग से बनाना चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा देता हूँ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ, बाद में इस पर बात करेंगे अपन लोग, एफ डॉट डी एक्स। लेकिन एफ को फंक्शन किसका होना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स का फंक्शन होना पड़ेगा, तभी मैं उसे इंटीग्रेट कर पाऊंगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब टेंशन की वैल्यू तो सेम है, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर एक्स और वाई का तो कोई रिलेशन है नहीं मेरे पास। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हम बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर की, हर एक जगह मैं छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करता हूँ। तो मैं इस पूरी फॉर्म को, जो टेंशन वाली फॉर्म है, उसको बहुत सारे एलिमेंटल की फॉर्म में अगर ब्रेक करूँ तो हर जगह आपको टेंशन और छोटी सी जो डिस्प्लेसमेंट है dx, उसके बीच का एंगल कितना दिखा, उसके बीच का एंगल 90 दिखा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं वर्क डन बाय जो टेंशन होगा इस केस में, वर्क डन बाय जो टेंशन होगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो बहुत सारी जगह पे सम हो जाएगा किसका, टी और डी एक्स का। यही तो आया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, मेरे पास टी का फंक्शन नहीं रहा, टी एक्स और वाई के फॉर्म में मेरे पास था नहीं, तो मैं क्या करूँगा, वो छोटे एलिमेंट ले लूँगा और उन सबको इंडिकेट करने का क्या मतलब है, उन सबको जोड़ रहा हूँ। तो बेटा हमेशा जितने भी एलिमेंट होंगे आपको ये चीज़ क्या दिखाई देगी, टी डी एक्स कॉस 90 दिखाई देगी, जो कि अगेन लीड करेगा कि हर एक पॉइंट पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होते ही आप याद रख लीजिए इस फॉर्म को कि वर्क डन बाय सिंपल पेंडुलम, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इन अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम में हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अगर ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन होता तो वर्क डन बाय टेंशन, उसमें भी हम बात करते हैं। सो सर्कुलर मोशन के लिए अपन एक ऐसा केस बनाते हैं, देयर इज अ थ्रेड, ठीक है, एक रस्सी है और इसको मैंने यहाँ पे बांधा हुआ है ओ पॉइंट पे रस्सी को, और बेटा इसमें यहाँ पे एक मास अपन लोगों ने हैंग किया हुआ है। ठीक है, देयर इज अ मास व्हिच इज हैंग तो नहीं किया हुआ है, इसको एक्चुअल में मैं हॉरिजॉन्टल में घुमा रहा हूँ। अब आप देखिए जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका पाथ कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है, मैं इसको नो फिल कर देते हैं। तो ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है इस पार्टिकल का जिसका कि मास m है, मास इज इक्वल टू m, इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं,
हर एक पॉइंट पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? ये भी तो एक तरह का फोर्स है, सूडो फोर्स है वो, है ना? सॉरी, सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सिर्फ रियल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज सेंट्रीपिटल, सॉरी मैं फिर से गलत बोल गया, दिस इज एफ सेंट्रीपिटल, राइट? जो कि अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब हर एक पॉइंट पे आप देखें इसकी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना? है तो वो अंदर की तरफ, लेकिन एंगल देखिए ना उसका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ ये चेंज हो रहा है। मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अगर निकाला जाए तो वो तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल से निकलेगा, तो वो निकलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू, मेरे को फिर से वहां पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आप ये dx ले लीजिए। dx और दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 90 आया। मैं पूरे पाथ के लिए सबको क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे ही मैं cos 90 देखूंगा तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक बात आप और याद रखें, जो हमने पहले बात की थी वो बात लास्ट स्लाइड में ये की थी, ऐसे केसेस में जैसे हम पीछे अपने एक एग्जांपल लिया था, वर्क डन बाय mg, नॉर्मल रिएक्शन इज 0, नॉट ऑलवेज, जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। देन दूसरी बात हमने जो की थी, ये याद रखना है बेटा आपको, वर्क डन बाय टेंशन इन अ सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज 0। देन उसके बाद तीसरी जो बात हमने की कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू 0। तो डायग्राम आप प्लॉट कीजिए, डायग्राम बनाते ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन देखिए, कांस्टेंट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। तो अब हमारे पास एक और चीज़ बेटा क्लियर हो चुकी है कि दो तरह के वर्क डन हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट करने हैं। एक करना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, राइट, कांस्टेंट फोर्स, एंड सेकंड हमें करना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फॉर्मूला आप वेरिएबल का याद रखिए, क्योंकि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो निकला हुआ है वेरिएबल से ही निकला हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है एफ डी, राइट? एफ डॉट डी का मेरे पास फॉर्म है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट होता तो फोर्स इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आता और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होता? डिस्प्लेसमेंट का होता, ठीक है? वो उसका एंगल वगैरह मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये एफ डी कॉस थीटा आ चुका होगा, ठीक है? डी कॉस थीटा लिखूंगा ना मैं इसको। लेकिन अगर इधर हम देखें तो फोर्स को फंक्शन होना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? जो भी वो एक्सेस है, एक्स हो, वाई हो या जेड हो। इसका मतलब 2D में भी पॉसिबल है, 3D में भी पॉसिबल है, ठीक है? अभी हम सिर्फ 1D वाले केसेस देख रहे हैं, राइट? तो लास्ट स्लाइड में अगर हम जाएं, अपना मेन जो मुद्दा था वो ये चल रहा था कि वर्क व्हेन वर्क इज इक्वल टू 0। तो उसका पहला केस मैंने आपको दिखाया, जब थीटा का आपको ओरिएंटेशन मतलब जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसमें आपको 0 वाली फील आएगी, तो वर्क डन विल बी 0। नेक्स्ट, कब और वर्क 0 हो सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब भी तो वर्क 0 हो सकता है। सो डी के बाद अपन ई पे आते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? एक एलमीरा है और एलमीरा को मैं कह रहा हूँ आप F4 से पुश कर रहे हो और एलमीरा अपनी ही जगह पे है, एलमीरा अपनी जगह पे। यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन वाले फोर्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है? अगर F फोर्स मैंने अप्लाई किया एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन एलमीरा, तो वर्क डन बाय F ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय mg तो खैर 0 होना ही होना है इस केस में, अगर डिस्प्लेसमेंट होती तब भी ये 0 ही होता, वर्क डन बाय mg। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रही होगी? वर्टिकली अपवर्ड ही लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज m, दिस इज mg, ठीक है? नाउ अगर इसमें इस एलमीरा के केस में मैं F फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस एलमीरा के ऊपर बाहर से लगने वाला जो सम है, वेक्टर का जो सम है, वो कितना है? यस, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम एक्सटर्नल विल बी 0। क्यों?
अगर बेटा नॉन ज़ीरो होता तो सेकंड लॉ क्या कहता, इट विल एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाता समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस डिवाइड बाय एम। मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एम मास है और ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। बट ऐसा तो नहीं हुआ ना, केस ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स आपके वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर से एक फोर्स लग रहा होगा, और ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन का स्टैटिक वाला केस लग रहा होगा। बिकॉज एल्मीरा इज एट रेस्ट। अगर एल्मीरा रेस्ट में है तो जितना फोर्स मैंने लगाया है, अगर मैंने 10 न्यूटन यहाँ से लगाया है तो फ्रिक्शन का भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। इस केस में मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो ज़ीरो। अच्छा, ये हमेशा सत्य नहीं है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप स्टैटिक ज़रूर लिखिएगा। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो, ये 100% करेक्ट नहीं है। इस केस में ऐसा आया, वो केस भी हम आगे देखेंगे जहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का एक अलग से ही मैं केस लूँगा जहाँ पे हम ये चीज़ें देख पाएंगे। अच्छा, एक लास्ट वाली चीज़ इसको मैं कंसिडर नहीं भी करता तो चलता कि अगर बाहर से लगने वाले फोर्स ज़ीरो होते तो भी वर्क डन की वैल्यू कितनी होती, ज़ीरो होती, राइट। हाँ ओके, तो लास्ट हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे वर्क की वैल्यू ज़ीरो कब होती है। तो मैंने सारे पॉइंट लगभग आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ बड़े हम फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले केसेस थे, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है, थोड़ा फ्रिक्शन का डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के केस में वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, या पॉजिटिव होता ही नहीं है, या बेटा नेगेटिव नहीं होता है, तो इन केसेस पे हम बात करते हैं, राइट। सो मैं एक प्रॉब्लम पिक करता हूँ यहाँ पे, टू ब्लॉक, जिसको कि हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम कहते हैं। सो वी हैव टू ब्लॉक्स। मेरे पास सपोज दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है। एंड दिस होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक सरफेस पे ये रखा हुआ है। एंड दिस सरफेस इज फिक्स्ड, ठीक है, ये वाला सरफेस फिक्स्ड है। अगर हम म्यू का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर करें बिटवीन लोअर ब्लॉक विच इज़ ब्लॉक ए एंड सरफेस, म्यू ज़ीरो, मतलब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर बेटा मैं ए ब्लॉक को आगे लेके जाने का ट्राई करता हूँ एंड ये बात बोलता हूँ कि ये ब्लॉक राइट एक्सिस में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, और ये बी वाला जो ब्लॉक है ये ए के ऊपर एक ही स्पीड से चल रहा है, मतलब ए और बी का स्पीड सेम है। सो रिलेटिव मोशन, कैन आई से रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी इज ज़ीरो। जितना वेलोसिटी ए का होगा उतना ही वेलोसिटी बी का होगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव कर रहे होंगे। सो बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग। अच्छा, ये जो स्टेप्स मैंने लिखा है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा, देयर विल बी अ कॉमन एक्सेलरेशन। अब इस केस में सवाल ये करें कि ब्लॉक ए को तो आगे ले जाने वाला रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन था, बेटा एफ था। तो ब्लॉक बी को आगे ले जाने वाला फोर्स कौन होगा। तो इन दोनों के बीच में जब हमने इंटरेक्शन को देखा तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो इनके बीच एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो बेटा ऑब्वियसली फ्रिक्शन का होगा। बी ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वो फ्रिक्शन का ही तो होने वाला है। तो मैं डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, जब हम बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस बी ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस एक mg रहेगा और दूसरा फोर्स बेटा बी ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो कि ब्लॉक ए ऑफर कर रहा होगा,
राइट। अब ये एम जी को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा। एक और नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो वो बेटा ए पे लग रही होगी, ठीक है, नीचे सरफेस से, और बी भी सरफेस पे लगा रहा होगा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। ध्यान से देखिए, इसके ऊपर लगने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि ए एग्जिट कर रहा होगा, उतना ही बी भी ए पे एग्जिट कर रहा होगा, और जो बी ए पे एग्जिट कर रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना उसका एम जी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और आगे ले जाने के लिए एक फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। वाई स्टैटिक फ्रिक्शन? बिकॉज एक ऐसा पर्सन जो कि ब्लॉक ए पे बैठा हुआ है, उसकी वेलोसिटी ब्लॉक बी के रिलेटिव में ज़ीरो होगी, और एक ऐसा पर्सन जो ब्लॉक बी से ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसकी भी वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों अगर चिपक के चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे हम वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करें तो बेटा ये वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आने वाला है? मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लूँ या कौन सी वैल्यू लूँ, खैर ये चीज़ें हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम फ्रिक्शन के केस में पढ़ेंगे। तो जो भी बेटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आ रहा होगा इनटू जितना ये डिस्प्लेस हुआ होगा इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, फोर्स भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन का, मतलब ये वर्क डन कितना आने वाला है? ये वर्क डन एफ डी पॉजिटिव वैल्यू आपको देने वाला है, बिकॉज थीटा की वैल्यू हो चुकी होगी 0 डिग्री, राइट। तो इस केस में हम ये महसूस कर पाए वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। क्या ये हमेशा ही 0 होगा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? अगर आप सिंगल ब्लॉक वाली प्रॉब्लम को देखें तो जब तक ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा, जब तक ये ब्लॉक पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा, तो बेटा उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता जाएगा। फ्रिक्शन का फोर्स एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। तो अगर इसका लिमिटिंग का वैल्यू 20 न्यूटन है और मैं 8 न्यूटन का वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, बिकॉज फ्रिक्शन अभी 8 न्यूटन ही एग्जिट हो रहा होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर लिमिटिंग का वैल्यू सर 12 न्यूटन है तो 12 न्यूटन लेफ्ट में लग जाएगा, राइट में 8 न्यूटन एक्ट कर जाएगा, तो इसका मतलब ये ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में आ चुका होगा। तो ये बड़ी अजीब सी अवस्था हो जाएगी। आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट्स वाई हम कहते हैं फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। जितना आप बाहर से लगाएंगे, लिमिटिंग से कम वैल्यू जब मैं बाहर से एग्जिट करूँगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लगेगा। तो जब ये रेस्ट में है तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो आप यहाँ पे वर्क को देखिए, फ्रिक्शन का फोर्स तो लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, देन वी विल से वर्क विल बी 0। तो फ्रिक्शन में चाहे आप 1 ब्लॉक की प्रॉब्लम देखें या 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम में, कब? जब दोनों के दोनों ब्लॉक बेटा साथ में कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, दोनों ही केसेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। दिस इज केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2। अगर मैं ये वाले केस को फिर से कंसिडर करता हूँ बेटा, इस वाले केस को एक इसका क्लोन बना लिया जाए और इसको कॉपी कर लिया जाए, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करते हुए हम इसको रब कर देते हैं। अब मैं ऊपर वाले केस में देखूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था? 12, ठीक है। मैं इन्हीं वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए आगे चलता हूँ। अगर बेटा मैं यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ, लिमिटिंग मुझे पता है 12 लग रहा होगा, लेकिन ये ब्लॉक मोशन में आ चुका होगा, तो इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। मतलब जो अभी फ्रिक्शन का फोर्स लगने वाला है वो बेटा कौन सा लगने वाला है?
ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लगने वाला है। ठीक है, इसका वैल्यू किस तरह से निकालते हैं यहाँ पर लोग, म्यू को इंटू एन से निकालते हैं, और हमें ये मालूम होता है म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन होगा स्टैटिक या लिमिटिंग की वैल्यू से। अब लिमिटिंग लग रहा था बेटा 12, तो काइनेटिक ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा कम लगेगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि काइनेटिक म्यू के की वैल्यू पुट करने पे आता है 11 न्यूटन। तो बेटा अब नेट फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में लगा है वो कितना लगा है, वो लगा है 13 माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अगर वर्क डन बाई 13 न्यूटन देखें तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अगर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखा जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इस केस में नेगेटिव आने वाला है। वाई? बिकॉज थीटा जो है अब की बार वो 180 पे काम करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट पीछे राइट में है, सो थीटा विल बी इक्वल टू 180। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। हियर इस केस में वर्क डन नेगेटिव है। अच्छा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो किस केस में आया था? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो इस वाले केस में हमें महसूस हुआ था। कब? जब बेटा मैं लिमिटिंग से कम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, 8 न्यूटन का ही मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हूँ और मैंने देखा ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज समटाइम्स पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू भी रहती है, ये नेगेटिव वैल्यू भी रहती है, और ये ज़ीरो भी पॉसिबल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर असर्शन रीजन के सवाल पूछे जा रहे हैं या स्टेटमेंट टाइप सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, राइट। अब थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट के बेसिस पे भी वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो बस आप इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाते हुए ऐड करिए इनको। ट्रिपल स्टार मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है एफ डी कॉस थीटा, राइट। अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब बेटा ये 0 और 90 के बीच में एग्जिस्ट करता है। इफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 90 पे तो एग्जैक्टली आपको मालूम है सिचुएशन जब 90 की होगी तो वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं थीटा 90 वाला केस कंसिडर करूं और बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस कंसिडर करूं, तो मुझे 0 पे पता है जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए, राइट। तो उस केस में वर्क डन मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब 90 से कम होगा तो 100% वर्क डन कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसका एग्जांपल क्या हम बना सकते हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं और ये डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक थीटा एंगल है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा। सेकंड थिंग, वर्क नेगेटिव कब हो सकता है जनरल केसेस में, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखें तो कॉस की सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव वैल्यू। तो इसका आप फील कैसे ले पाएंगे, अगर इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है और ये बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन करेगा, ऐसे ही मोशन करेगा, और मैंने इसमें जो फोर्स अप्लाई किया था वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सपोज ऐसा कोई केस आपके सामने आया तो आप थीटा को देख पाइए, दिस इज these two vectors are connected through tail to tail, तो इनके बीच का जो एंगल है दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो 100% यहाँ पे वर्क डन जो जाएगा वो कैसा जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन
इसमें सॉल्व कर लेते हैं वर्क डन में। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगा जिनमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी की बात होगी। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक टावर है, h हाइट का बेटा एक टावर है, इसकी हाइट मैं आपको दे देता हूँ एंड इस टावर की हाइट से लेट दिस हाइट इज 100 मीटर, राइट, हाइट ऑफ टावर। और यहाँ से एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है अलग अलग डायरेक्शन में। एक पर्सन ने इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया, ठीक है, सेम पर्सन इसको हॉरिजॉन्टल में भी प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहा है, मतलब वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सेम वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं अगर ये वेलोसिटी u है तो। एंड उसी पर्सन ने एक ब्लॉक को ऐसे भी थ्रो किया है। एक केस और कंसीडर कर लेते हैं इसमें, इस पर्सन ने ब्लॉक को इस डायरेक्शन में भी थ्रो किया हुआ है। तो मेरे पास बेटा कितने केस आ गए, 1 2 3rd एंड 4th केस, ठीक है। तो इन 4 केसेस में मैं आपसे ये पूछूं कि वर्क डन ग्रेटेस्ट किसका होगा, या आप मुझे वर्क डन का सीक्वेंस बताइए। वर्क डन 4 ऑप्शन में आपको दे दूँगा, 1 का 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 का 3 से बड़ा, या 3 का 2 से बड़ा, इस तरह का एक सीक्वेंस आएगा। तो कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, पॉज कीजिए और मुझे बताइए। तो अगर आपका सॉल्यूशन ठीक है तो बिल्कुल मैच करना चाहिए। देखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स, पहले तो आपको मुझे पूछना चाहिए था सर कौन से फोर्स का आप वर्क डन की बात कर रहे हैं, राइट। मैंने वहाँ पे जानबूझ के ये वर्क डन बाय फोर्स मेंशन नहीं किया। तो बेटा मैं देखूँ तो जब ये ट्रेजेक्ट्री जब इसकी फॉलो करूँगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा। तो मेरा पूछने का क्या मतलब रहेगा, यहाँ पे जो फोर्स मैंने हाइड किया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल के लिए किसी भी पाथ के लिए देखिएगा तो mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल का तीनों या चारों केसेस के लिए कितना रहने वाला है, 100 मीटर रहने वाला है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर फॉर ऑल द केसेस, ठीक है। हर एक केस में ये वैल्यू कितने रहने वाली है, 100 मीटर रहने वाली है। सो वर्क डन बाय mg एक कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, पार्टिकल का मास तो सेम ही था, सेम पार्टिकल को मैंने अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो किया था। तो बेटा कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, दैट इज एफ डी कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच आप थीटा को देखिए तो थीटा की वैल्यू 0 आने वाली है। बेटा ये mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिखूंगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मॉड होगा, फोर्स का भी मॉड होगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं सर डिस्प्लेसमेंट आप -100 मीटर लीजिए, काइनेमेटिक्स में आप बात करते हैं कि जो वेक्टर ऊपर वो पॉजिटिव, जो वेक्टर नीचे वो नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ कि वर्क डन के फॉर्मूले में आपको ये मैग्नीट्यूड्स रखने होते हैं, mg इंटू 10 इंटू कॉस 0। ना जो भी बेटा उसका मास होगा, मास में आपको दे देता हूँ, लेट दिस मास इज 2 kg, तो आंसर विल बी 2 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 200 जूल का वर्क परफॉर्म कर चुका होगा ग्रेविटेशन। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन थी वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी था वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ऐसा है ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम हो सकता है, अगर मैं इस ब्लॉक को ग्राउंड से ऊपर लेके आऊँ h हाइट तक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा, जो कि एक नेगेटिव वर्क होगा, राइट। तो ग्रेविटी के अगर साथ हो रहा है देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं वर्क के कुछ और क्वेश्चंस और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कंसिडर करने जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।